हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं GSTR1 में जो दो नए टेबल ऐड हुए हैं, टेबल नंबर 14 एंड टेबल नंबर 15। इन दोनों टेबल के बारे में हम डीपली समझने वाले हैं, बिल्कुल सरल भाषा में समझने वाले हैं कि किसको फाइल करना है और किसको फाइल नहीं करना है, इसमें कौन से डाटा को रिपोर्ट करना है, ठीक है। और इससे हमारे GSTR3B पे क्या प्रभाव पड़ेगा और ये चीज़ कब से इफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं और बिल्कुल सरल भाषा में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल नंबर 14 के बारे में कि टेबल नंबर 14 में कौन से डाटा को रिपोर्ट करना है और किसको रिपोर्ट करना है। तो जब हम टेबल नंबर 14 पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको टेबल नंबर 14 भी दो पार्ट में दिख रहा है। यहाँ पे एक है आपको एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 TCS और दूसरा एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95। यानी ये सेक्शन के हिसाब से आपके टेबल नंबर 14 को भी दो पार्ट में किया गया। अब इन दोनों पार्ट को समझने के लिए मैं उस एडवाइजरी को ओपन करेंगे जो एडवाइजरी GST डिपार्टमेंट की तरफ से आया है। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं आपको GST पोर्टल पे और जो एडवाइजरी आया है उसको ओपन करते हैं। तो हमने यहाँ पे आ गए, ये हमारा एडवाइजरी है। यहाँ पे देखेंगे 15 जनवरी 2024 को एक एडवाइजरी आई थी जो कि एडवाइजरी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेबल 14 एंड 15 इन GSTR1। अभी इस एडवाइजरी को पूरा समझने के लिए नीचे यहाँ पे दिया है, प्लीज़ क्लिक हेयर फॉर द कंप्लीट एडवाइजरी। यहाँ पे क्लिक हेयर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी एडवाइजरी है फुल आपको एडवाइजरी इस तरह से PDF फॉर्म में ओपन हो जाएगा और इस एडवाइजरी में आपको टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15 के बारे में फुल डिटेल से आपको समझाया गया, बताया गया है कि कौन से डाटा कहाँ पे रिपोर्ट करना है और किसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो जो टेबल नंबर 14A में है, ऐसे सप्लायर को अपने डाटा को रिपोर्ट करना है जो कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर से अपने सेल करते हैं, ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने सेल गुड्स एंड सर्विस का सेल करते हैं और उस पर जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है उस पर TCS कलेक्ट करता है। जो भी अगर सप्लायर अपने गुड्स एंड सर्विस को ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने सेल करते हैं और उस पर जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है उस पर TCS कलेक्ट करता है, तो उस केस में जो सप्लायर है, ठीक है, जो सप्लायर है अपने सेल का जो भी डिटेल होगा वो कहाँ रिपोर्ट करेगा, टेबल नंबर 14A में, सॉरी टेबल नंबर 14A में करेगा, ठीक है। अभी एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आपको कि पहले हम क्या करते थे कि जितना भी हम सेल करते थे ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जैसे मान लीजिए अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो और भी ऑनलाइन हैं जो जिसके के थ्रू अपने ऑनलाइन सेल करते हैं, ठीक है। तो उसका रिपोर्ट हम कहाँ करते थे, GSTR1 में टेबल नंबर 4 से लेके टेबल नंबर 10 तक में अपने जो भी डिटेल देते थे, B2B सप्लाई, B2C सप्लाई, B2C लार्ज या स्मॉल, ऐसे करके जितने भी टेबल थे उसमें हम अपने डिटेल को दिखाते थे, ठीक है। अभी भी आपको उसी तरह से दिखाना है, लेकिन अब इसके साथ साथ आपको कहाँ दिखाना है, टेबल नंबर 14A में भी दिखाना है। कौन से सप्लायर, जो सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने गुड्स एंड सर्विस को सेल करते हैं और उस पर ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है TCS कलेक्ट करता है अंडर सेक्शन 52 एक्ट के थ्रू, तो उस केस में उसको आप सप्लायर को अपने सेल को कहाँ दिखाना है, टेबल नंबर 14A में दिखाना है। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि जो टेबल नंबर 14A है, जो भी आप डिटेल टेबल नंबर 14A में दिखाएंगे उसका इफेक्ट आपके GSTR3B पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आपके GSTR3B पे कौन सा डाटा का इफेक्ट पड़ेगा, जो कि आप टेबल नंबर 4 से लेके 10 में, GSTR1 में टेबल नंबर 4 से लेके 10 में जो डिटेल आप दिखाएंगे वो इफेक्ट आपके GSTR3B पे पड़ेगा। यानी टेबल नंबर 14A में जो दिखाएंगे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें हम कि टेबल नंबर 14B के बारे में, तो टेबल नंबर 14B में ऐसे सप्लायर जो अपने ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने गुड्स को सेल करते हैं, लेकिन जो उस पर टैक्स होता है वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर खुद पे करता है अंडर सेक्शन 95, ठीक है। तो ऐसे सप्लाई की, ठीक है, जो डाटा रिपोर्ट सप्लाई करेगा वो कहाँ करेगा, टेबल नंबर 14B में। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो भी टेबल नंबर 14B में डाटा रिपोर्ट करना है वो आपको नेट वैल्यू करना है। नेट वैल्यू बोले तो आपके जो भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट होगा वो लेस करने के बाद ही आपको टेबल नंबर 14B में नेट वैल्यू को आपको रिपोर्ट करना है। कौन रिपोर्ट करेगा, सप्लायर रिपोर्ट करेगा। कौन से डाटा को, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर
के थ्रू सेल करता है, जिस पे टैक्स जो है, जिसकी टैक्स जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करता है। तो टेबल नंबर 14B में करेंगे। ऐसे कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर आते हैं इसमें? आपको जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, और भी हैं जिसमें कि आपकी ओला, उबर हो गए, ओयो हो गया, ठीक है। तो ये सब जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, इसमें क्या है कि जो सप्लायर होते हैं, ठीक है, जैसे जोमेटो, कोई मान लीजिए जोमेटो को पकड़े तो जोमेटो में जो जोमेटो को जो भी सप्लायर होते हैं, जैसे कोई ढाबा से कोई जोमेटो के थ्रू अपने गुड्स को सेल करते हैं, कस्टमर के पास पहुंचाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जोमेटो उसकी टैक्स खुद पे करता है, अपने ना तो ढाबा करता है ना कस्टमर पे करते हैं। तो उस केस में आपके इस तरह के अगर कोई भी आपने सेल किया है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है, जिसमें कि ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद उस टैक्स को पे करता है, तो उस केस में सप्लायर अपने डाटा को रिपोर्ट कहाँ करेगा? टेबल नंबर 14B में करेगा, ठीक है। और इसका जो डाटा है, जो ऑटो पॉपुलेट होकर डाटा जो आएगा आपके GSTR 3B में, वो कहाँ आएगा? आपको टेबल नंबर 3.1.1 में 1 के सेकेंड पार्ट में आएगा। कहाँ पे? GSTR 3B में। अब यहाँ पे मैं दिखा दूँ GSTR 3B ओपन करके, तो यहाँ पे आपके वो डाटा आएगा, ठीक है, GSTR 3B में, जो जिसके सामने आपके देखेंगे कि कोई भी यहाँ पे जो टैक्स की कॉलम है वो आपको डिसेबल मिलेगा, ठीक है। तो यानी आपकी जो टेबल नंबर 14B में है, वैसे सप्लाई की जो सप्लायर होंगे रिपोर्ट अपने डाटा को, सेल को जो भी सेल करेंगे उसको रिपोर्ट करेंगे, जो कि ई कॉमर्स जो भी सेल का जो टैक्स बनेगा वो टैक्स जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है खुद पे करता है। तो उस केस में जो सप्लायर होगा उसकी रिपोर्ट अपने टेबल नंबर 14B में करेगा, ठीक है। तो ऐसे 14B में अगर मोटा मोटा कहा जाए तो किसके लिए है ये? जो कि जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर के थ्रू अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं या गुड्स को अपने सेल करते हैं, तो उनके लिए ये है टेबल नंबर 14B। टेबल नंबर 14A में जो अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो और भी जो ऑनलाइन के थ्रू अपने बिजनेस को करते हैं, जो अपने गुड्स को सेल करते हैं, वो टेबल नंबर 14A उनके लिए है, ठीक है। अब TCS की जो कहानी है, TCS में क्या है कि अगर मान लीजिए ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर साल में आप 5 करोड़ से ज़्यादा का सेल करते हैं, तो उस केस में आपकी जो TCS जो होगा कौन काटेगा? आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होगा वो आपके TCS उस पर 1% के हिसाब से वो TCS चार्ज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम टेबल नंबर 15 के बारे में। टेबल नंबर 15 जो है, आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर को अपने डाटा को रिपोर्ट करना है, ठीक है। किसको करना है? ई कॉमर्स ऑपरेटर को। तो यानी ये जो भी अपने सप्लायर है उसको इस टेबल से लेना देना नहीं है। अब एक बार प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को समझा देता हूँ किस तरह से आपको रिपोर्ट करना है। तो आपके ये ध्यान रखना है कि जनवरी मंथ का जो रिटर्न जाएगा उसके बाद यानी फरवरी से आपकी जितने भी टेबल हो, ये 14 और 15 है, ये आपकी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम टेबल नंबर 14 को ओपन करते हैं। इसमें मान लीजिए अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करते हैं, उस पर TCS कलेक्ट करते हैं, TCS ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो कलेक्ट करता है, तो उस केस में आपको टेबल नंबर 14A में इस तरह से डाटा फिल करना है। सबसे पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर का जिससे भी आप सेल करते हैं उसका यहाँ पर GST नंबर डालेंगे और यहाँ पर नेट वैल्यू डालेंगे। नेट वैल्यू कौन सा? कि जो आपने सप्लाई किया, जैसे मान लीजिए 5 लाख के सप्लाई किया, उसमें कुछ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट भी है, तो उसको लेस करके डालना है आपको, नेट वैल्यू डालना है। उसके बाद IGST, CGST और SGST जो डाटा होगा वो आपको यहाँ पे सिंपली डालना है और डालने के बाद इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो ये है आपके टेबल नंबर 14A, जिसमें कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करते हैं, जिसपे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर TCS कलेक्ट करता है, ठीक है ना। तो उसकी आपको डाटा यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद टेबल नंबर 14B में आपको, जो कि अंडर सेक्शन 95 में, इसमें भी आपको सेम उसी तरह से डालना है। आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर का GST नंबर डालेंगे, नेट वैल्यू डालेंगे। नेट वैल्यू आपको पहले ही मैंने बता दिया कि जो भी रिटर्न या डेबिट नोट क्रेडिट होगा उसको लेस करने के बाद IGST, CGST और उसके बाद जो भी SGST होगा वो डालने के बाद इसको सिंपली आप सेव कर देंगे। देन उसके बाद बात करते हैं टेबल नंबर 15 की, ठीक है ना। तो टेबल नंबर 15 में यहाँ पे जो सप्लायर होगा, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा, उसको इसमें डाटा को रिपोर्ट करना है। तो कैसे करेगा? यहाँ पे अलग अलग सबको दिया है। रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड के लिए, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड के लिए, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड के लिए और अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। यानी यहाँ पे जो टोटल ये 4 जो इन्होंने पार्ट बनाया है, ये अलग अलग बनाया है, जिसमें कि रजिस्टर्ड टू जो रजिस्टर्ड सप्लायर होगा और रजिस्टर से रजिस्टर्ड सप्लायर को सेल करता है तो यहाँ पे दिखाएगा, और रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड को सेल करता है तो जो भी सप्लायर, तो उसकी डिटेल यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है ना। अलग अलग इनके दिखा है। तो जैसे मान लीजिए रजिस्टर टू रजिस्टर के लिए, B2B के लिए यहाँ पे दिया है GST नंबर डालना है वहाँ पे। उसके बाद GST नंबर डालने के बाद अलग अलग डालने के बाद इस तरह से सेव करते जाना है, ठीक है। तो ये अलग अलग कॉलम बना है
ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। तो ये आई होप कि मेरे हिसाब से जहाँ तक है कि जो भी एज पर अकाउंटेंट या कोई भी जो जॉब करते होंगे इनको इस टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर अमेजन, मीशो या फ्लिपकार्ट वगैरह में ऐसे कंपनियों में अगर जॉब करते हैं तो उनके लिए ये टेबल नंबर 15 जो है वो समझना और देखना चाहिए, क्योंकि उनको हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े। ठीक है ना। तो मेन चीज़ जो है टेबल नंबर जो 14 है वो आपको ध्यान रखना है। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने छोटा बिजनेस है और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने गुड्स एंड सर्विस को सेल करते हैं तो टेबल नंबर 14 को आपको ध्यान रखना है, किस तरह से आपको भरना है और कौन से टेबल में कौन से पार्ट में कौन से डाटा को आपको रिपोर्ट करना है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।